खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज बानस। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गुड गवर्नेंस की। वहीं सीएम धामी के मिशन रोजगार पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए और साथ ही लाल बस्तर का नया रंग और छत्तीसगढ़ में बस्तर की छिड़ी सियासत पर हम बात करेंगे। और चलते चलते बात भीषण गर्मी के बीच मानसून को लेकर आई राहत देने वाली खबर की हम बात करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में और पहले हम रिपोर्ट का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में सुशासन और त्वरित फैसलों की एक नई परिभाषा लिखी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बनकर उभरे हैं जिनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ गुड गवर्नेंस पर है। जनहित का मुद्दा हो या फिर राज्य के विकास का प्रोजेक्ट, सीएम योगी के कड़े और तुरंत फैसले प्रशासनिक व्यवस्था को रफ्तार दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर क्लस्टर और प्रोजेक्ट गंगा को लेकर एक बेहद अहम और उच्च स्तरीय बैठक की है। इसके साथ ही इस भीषण गर्मी में जनता को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए भी प्रशासन को सख्त निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। आइए इस खास रिपोर्ट में देखिए। फैसले ऑन द स्पॉट और विजन बिल्कुल साफ, ये पहचान है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। देश के सबसे बड़े सूबे की कमान संभाल रहे सीएम योगी का एकमात्र लक्ष्य है सुशासन यानी गुड गवर्नेंस। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने लखनऊ में एक हाई लेवल मीटिंग की जिसमें उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर क्लस्टर और प्रोजेक्ट गंगा की प्रगति की समीक्षा की गई। तकनीक के क्षेत्र में यूपी को ग्लोबल हब बनाने के लिए डेटा सेंटर प्रोजेक्ट पर सीएम का विशेष फोकस है। उन्होंने अधिकारियों को दो टूक शब्दों में निर्देश दिए कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक तरफ जहां बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी की नजरें जमीन से जुड़े आम जनता के मुद्दों पर भी टिकी हैं। उत्तर प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता की एक नई मिसाल पेश की। उन्होंने सभी जिलों के प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी की प्राथमिकता में इस वक्त प्रदेश की जनता और विशेषकर गरीबों की जान की फिक्र सबसे ऊपर है। बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया। ऊर्जा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने साफ निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और हर शिकायत की गंभीरता से जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बिजली बिलों में गड़बड़ी और ओवर बिलिंग की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का आदेश दिया। ये समिति जमीनी स्तर पर जांच कर वास्तविक स्थिति का पता लगाएगी और समाधान के सुझाव देगी। सीएम योगी ने स्पष्ट कहा कि यदि किसी उपभोक्ता की गलती नहीं है तो उसका बिजली कनेक्शन किसी भी स्थिति में नहीं काटा जाना चाहिए। ये निर्देश सीधे तौर पर आम जनता को राहत देने वाला माना जा रहा है। वहीं ऊर्जा क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ने ऊर्जा मंत्री और पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक को खुद फील्ड में जाकर व्यवस्था का निरीक्षण करने को कहा है। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि टोल फ्री हेल्पलाइन 1912 को पूरी तरह एक्टिव रखा जाए और शिकायतों का निस्तारण तय समय सीमा के भीतर किया जाए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और हीट वेव की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली व्यवस्था को लेकर बेहद सख्त और स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार का मुख्य ध्यान इस बात पर है कि इस चिलचिलाती गर्मी में जनता को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। सीएम योगी के बिजली व्यवस्था संबंधी निर्देश। प्रदेश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बिना किसी रुकावट के बिजली की आपूर्ति की जाए। इस साल जून में अनुमानित पीक डिमांड लगभग 33,375 मेगावाट का अनुमान। राज्य में 34,000 मेगावाट तक बिजली उपलब्ध करने की रणनीति तैयार की गई है। नए थर्मल पावर प्लांट्स को चालू किया जाए और जरूरत पड़ने पर अन्य राज्यों में बैंकिंग व्यवस्था के तहत बिजली ली जाएगी। बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। लोकल फॉल्ट होने पर या ट्रांसफार्मर जलने पर उसे बिना समय गंवाए तुरंत बदलने और ठीक करने के निर्देश।
भीषण गर्मी में हीट स्ट्रोक के मरीजों को देखते हुए सभी सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि प्रदेश के किसी भी कोने में बिजली की अघोषित कटौती ना हो और फॉल्ट होने पर ट्रांसफार्मर तुरंत बदले जाएं। इसके साथ ही हर गरीब और राहगीर के लिए पेयजल की पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। चाहे वो बेसहारा पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था हो या अस्पतालों में हीट वेव से निपटने के इंतजाम, सीएम योगी खुद हर छोटी बड़ी व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार बैठकें, योजनाओं की जमीनी समीक्षा और जनता के प्रति अटूट संवेदनशीलता, यही वो खूबियां हैं जो योगी आदित्यनाथ को देश के अन्य मुख्यमंत्रियों से अलग और बेहद लोकप्रिय बनाती हैं। यूपी आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तो इसके पीछे सीएम योगी का यही सुशासन मॉडल है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये साफ कर दिया कि उनकी सरकार के लिए जनता का हित सर्वोपरि है। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से लेकर गर्मी में आम आदमी को राहत पहुंचाने तक हर मोर्चे पर मुख्यमंत्री खुद कमान संभालते हुए हैं। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री के इन सख्त निर्देशों के बाद प्रशासनिक अमला जमीन पर कितनी तेजी से नतीजों को अमली जामा पहनाता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में बात अब अगली रिपोर्ट की करेंगे। उत्तराखंड की सबसे बड़ी त्रासदी क्या रही है? जवाब है पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी का यहां के काम न आना, यानी पलायन। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूबे की इस सबसे बड़ी बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है। सीएम धामी का साफ मानना है कि युवाओं को रोजगार देकर ही पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोका जा सकता है, चाहे सरकारी नौकरियों में पारदर्शी नियुक्तियां हों या इन्वेस्टर समिट के जरिए उद्योगों का जाल बिछाना। धामी सरकार हर मोर्चे पर उत्तराखंड को अव्वल बनाने में जुटी हुई है। इस खास रिपोर्ट को देखिए। पहाड़ का दर्द और युवाओं का पलायन उत्तराखंड के इतिहास में एक ऐसा नासूर रहा जिसने कई गांवों को वीरान कर दिया। लेकिन युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस नैरेटिव को बदलने का बीड़ा उठाया है। धामी सरकार की नीति साफ है, रोजगार का सृजन होगा तो पहाड़ की जवानी पहाड़ के ही काम आएगी। धामी सरकार के रोजगार पिलर, सख्त नकल विरोधी कानून, युवाओं को मिला पारदर्शिता का भरोसा, रिकॉर्ड सरकारी भर्तियां, बैकलॉग और खाली पदों को भरने में तेजी, औद्योगिक निवेश, लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट से प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां, स्वरोजगार व होम स्टे, गांव-गांव में आत्मनिर्भर बन रहे युवा। सरकारी नौकरियों की बात करें तो धामी सरकार ने उत्तराखंड में युवाओं का भरोसा दोबारा जीता है। दशकों से लटकी भर्तियों की रफ्तार दी गई है। पारदर्शी व्यवस्था के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया ताकि काबिल युवाओं का हक कोई मार न सके। आज हजारों युवा बिना किसी सिफारिश के सरकारी विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सीएम धामी कहते हैं कि हमारा मुख्य फोकस उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना है। हमने ठान लिया है कि सूबे के भीतर ही इतने अवसर पैदा किए जाएं कि हमारे भाई बहनों को अपना घर छोड़कर न जाना पड़े। सरकारी क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र, हम हर जगह उत्तराखंड के युवाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं और स्वरोजगार की नई राहें खोल रहे हैं। पिछली सरकारों में ये भर्ती परीक्षाएं भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और नकल माफियाओं के कब्जे में थी और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। बार बार पेपर लीक होता था, बार बार परीक्षाएं निरस्त होती थी, लेकिन एक पर भी कार्रवाई नहीं होती। हमारी सरकार में इस समय 100 से भी अधिक नकल माफियाओं पर हमने कार्रवाई की है और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा है और छोटा बड़ा देखकर कोई कार्रवाई नहीं करी है। कोई जितना भी बड़ा हो, अगर वो किसी मामले में पाया गया, लिप्त पाया गया, संलिप्तता उसकी पाई गई है तो उसके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। और पेपर लीक युवाओं के भविष्य पर डाका डालने का उस समय में, उनके समय में माध्यम बन चुका था। लेकिन हमने स्पष्ट कहा है कि उत्तराखंड का भविष्य बिकाऊ नहीं है। युवाओं का हक हम किसी भी कीमत पर लूटने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और इसीलिए हमने नकल का कानून लागू किया और सख्त नकल का कानून। ये नकल का कानून केवल उत्तराखंड में नहीं, आज पूरे देश के लिए उदाहरण बन चुका है। इसी का परिणाम है कि ये 32,000 से ज्यादा भर्तियां अभी तक संपन्न हो चुकी हैं
और सभी परीक्षाएं प्रदेश में आज पारदर्शिता और ईमानदारी से संपन्न कराई जा रही हैं। अब नौकरी नकल से नहीं बल्कि प्रतिभा से मिल रही है। अब सिस्टम्स में सेटिंग से काम नहीं होता है, बल्कि अब सिलेक्शन का एक ही आधार होता है, वो होता है मेरिट। अब सारे काम मेरिट से होते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद राज्य में एक भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ। सिर्फ सरकारी नौकरियां ही नहीं, मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड को देश का नया इन्वेस्टमेंट हब बना दिया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए राज्य में लाखों करोड़ रुपए के निवेश धरातल पर उतर रहे हैं। फार्मा, ऑटोमोबाइल, आईटी और लॉजिस्टिक जैसे सेक्टर्स में उद्योग धंधे स्थापित हो रहे हैं, जिनमें स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के बम्पर अवसर पैदा हो रहे हैं। उद्योगपतियों का भरोसा देवभूमि पर बढ़ा है और इसका सीधा फायदा मिल रहा है यहाँ के युवाओं को। इसके साथ ही रिवर्स पलायन के लिए धामी सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है। होम स्टे योजना ने उत्तराखंड के ग्रामीण पर्यटन की सूरत बदल दी। आज पहाड़ों के युवा खुद का स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, होम स्टे चला रहे हैं और खुद रोजगार पाने के साथ साथ दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। साफ है, नीति सही हो और नियत साफ हो तो पहाड़ पर भी विकास की फसल लहलहा सकती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के विजनरी नेतृत्व में उत्तराखंड रोजगार सृजन के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में अव्वल साबित हो रहा है। युवाओं के चेहरे की मुस्कान और पहाड़ों में लौटती रौनक इस बात की गवाह है कि धामी सरकार की नीतियां जमीन पर असर दिखा रही हैं। रोजगार के नए विजन के साथ देवभूमि अब पलायन के दर्श को भूलकर आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। अब बात करेंगे अगली अहम रिपोर्ट की। देश में नक्सलियों के रेड कॉरिडोर का केंद्र माने जाने वाले बस्तर में बदलाव की पहल तेज हो गई है। कभी लाल गलियारे का ये हिस्सा जहां पर बंदूकों की गरज और बारूदी सुरंगों की धमक से रक्त रंजित ये क्षेत्र नजर आता था। अब सरकार का दावा है कि बस्तर आने वाले दशक में देश में आदिवासी संभाग के रूप में अपनी एक अलग पहचान के साथ जाना जाएगा, नजर आएगा। विपक्ष इस दावे को खोखला बताते हुए कहता है कि सरकार की नजर बस्तर के विकास पर नहीं बल्कि वहां की अकूत खनिज संपदा पर है। ये खास रिपोर्ट देखें। बात बस्तर की। दरअसल 4 दशक से ज्यादा समय तक नक्सल हिंसा की वजह से चर्चा में रहे इस क्षेत्र में बदलाव की नई चर्चा है। पहली बार बस्तर को इस नए दौर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की मेजबानी करने का मौका मिला, जब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के सीएम अपने प्रमुख रणनीतिकार अफसरों के साथ इस बैठक में पहुंचे। इस बैठक की अध्यक्षता खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। बैठक का एजेंडा साफ था कि बस्तर अब नक्सल खौफ के लिए नहीं बल्कि विकास के नए मॉडल के लिए जाना जाएगा। 31 मार्च 2026 के बाद पहली बार बस्तर में आया हूं। यहां मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक थी और कल से मैं यहां पर हूं। हर जगह पे बस्तर की जनता में उत्साह, विश्वास और भविष्य के प्रति आश्वस्तता का वातावरण सर्वदूर नजर आता है। भय का माहौल, बंदूकों के साये में जीवन जीने का औथार आज समाप्त होकर एक मुक्त सांस पूरा बस्तर ले रहा है। हम सबके लिए ये बड़ा आनंद का विषय है कि बस्तर नक्सल मुक्त हो गया है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में व्यापक विचार विमर्श कर बिंदु स्तर के लिए विकास मॉडल को लेकर था, जिसकी बात करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया कि उनका विजन बस्तर सेवा, रोजगार और बुनियादी विकास है। इस रोड मैप के जरिए बस्तर में सड़क, रेलवे और टेलीकॉम की कनेक्टिविटी को पूरी तरह मजबूत कराना है और बस्तर में पारंपरिक रोजगार को बढ़ावा देना है। सरकार इसके लिए अमूल मॉडल का डेयरी नेटवर्क बस्तर में विकसित करना चाहती है। इसके तहत हर आदिवासी परिवार को एक गाय और एक भैंस देने की योजना तैयार की गई है। सरकार का दावा है कि अगले 6 महीने में बस्तर में डेयरी का यह सहकारी नेटवर्क तैयार कर लिया जाएगा। ट्राइबल को छोटे छोटे काम के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र भी ये डेरा बनेगा। महिलाओं का
आजीविका का साधन भी वहीं होगा। वहां सिलाई प्रशिक्षण, ढेकी चावल, इमली प्रोसेसिंग की इकाइयां जैसी कई सारी चीजों के लिए कौशल से युक्त आदिवासी माता बहनों को कराया जाएगा। अब विकास की भागीदारी महिलाओं की भी होगी। यहां पर पैक्स भी बनेगा, यहां पर गांव की डेयरी भी बनेगी और ये डेयरी में हर ट्राइबल महिला अपने पशु का दूध वहां पहुंचा पाएगी। यही सेवा डेरा का उपयोग कर हम बस्तर के हर आदिवासी नागरिक को एक गाय और एक भैंस देने वाले हैं, जिनके माध्यम से कोऑपरेटिव तरीके से वो अपना दूध पूरे भारत में मार्केटिंग कर पाएंगे। वहीं विपक्ष सरकार के दावों को खोखला करार देते हुए कहता है कि बीजेपी सरकार की गाय बांटने की योजना 2003 की उनकी ही सरकार में फ्लॉप हो चुकी है। इस बार भी बीजेपी यह पारंपरिक रोजगार के सृजन के लिए नहीं बल्कि खनिज संसाधन के दोहन के लिए आई है। सरकार विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए बस्तर में नक्सलवाद को जिंदा रहने की वजह विपक्ष की सरकार के सहयोग को बताती है। हमारी कांग्रेस की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने जो शांति के प्रयास किए थे, उसी के नींव पर आप खड़े होके आज जो इस तरह से बयान दे रहे हैं उसकी हम निंदा करते हैं। दूसरी बात, आपने अभी भी बस्तर के और छत्तीसगढ़ के लोगों को बेवकूफ बनाने का प्रयास किया है, झूठ बोलने का प्रयास किया है। वो जो 4-5 आपने यहाँ कार्रवाई आगे सालों में करने में या 6 सालों में करने की जो बातें बताई हैं, वो भी पूरी तरीके से लगभग एक झूठे और लुभावने वादे हैं, जिनको मैं आपको थोड़ा ध्यान में लाना चाहता हूँ। एक तो पहली वादा किया उन्होंने कि हम गाय और भैंस बांटेंगे। ये गाय बांटने का वादा 2003 के घोषणा पत्र में शामिल था। कुछ बीमार गाय और मरने वाले गाय और दूध न देने वाले गाय कुछ आदिवासी इलाकों में बांटे गए थे और उसमें गाय नहीं मिला तो बैल, और गाय नहीं मिला तो बैल, और बैल नहीं मिला तो बकरी भी। 2031 तक बस्तर को पूरी तरह विकसित और समृद्ध बनाने का सरकार का दावा सफल होता है या असफल, ये तो आने वाला समय में ही पता चल जाएगा। लेकिन वर्तमान से लेकर आने वाले लोकसभा चुनाव तक बस्तर देश में चर्चा का केंद्र जरूर रहने वाला है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का हो। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आसमान से बरसती आग की। ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करेंगे अगली अहम रिपोर्ट की। आसमान से बरसती आग और 47 डिग्री के टॉर्चर से त्राही त्राही करता उत्तर भारत, पंजाब से लेकर हरियाणा और दिल्ली एनसीआर तक सूर्य देव इस वक्त रौद्र रूप में है। दोपहर होते ही सड़कों पर कर्फ्यू जैसा सन्नाटा पसर जाता है, लेकिन इस भीषण हाहाकार के बीच एक बहुत बड़ी राहत की खबर भी सामने आई है। यही कि आखिर कब मिलेगी इस जानलेवा लू से मुक्ति। इस खास रिपोर्ट को देखिए। उत्तर भारत इस वक्त भट्टी की तरह तप रहा है। पंजाब और हरियाणा के कई शहरों में पारा 47 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। दोपहर के वक्त घरों से निकलना सजा बन गया है। ऐसा लग रहा है मानो आसमान से सीधे अंगारे बरस रहे हों। इस रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने जनजीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। क्या इंसान, क्या पशु पक्षी, हर कोई बेहाल है। बता दें कि इस बार की गर्मी 4 दशक पुराने रिकॉर्ड को चुनौती दे रही है। पंजाब में भटिंडा ने मई 1984 में 48.5 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड बनाया था, जबकि फरीदकोट इन दिनों लगभग 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। जबकि हरियाणा में हिसार का 19 जून 1991 का 48.4 डिग्री सेल्सियस का सर्वाधिक तापमान अब भी कायम है। बता दें कि इस मौसम में रोहतक 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ राज्य का सबसे गर्म स्थान है। गर्मी का आलम यह है कि अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या बढ़ रही है और लोग सिर्फ इस इंतजार में हैं कि कब आसमान से राहत की 2 बूंदें गिरेंगी। बहरहाल इस भीषण सितम के बीच आखिरकार ठंडी और राहत भरी खबर आ रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस जानलेवा गर्मी के दिन अब गिने चुने ही बचे हैं। मानसून कब देगा दस्तक? मौसम विभाग के मुताबिक मानसून 23-24 मई को अंडमान तट तक दस्तक दे सकता है।
वहीं केरल में 26 मई को मानसून के पहुंचने की संभावना है। उत्तर भारत में 22 जून के आसपास मानसून पहुंच सकता है। अच्छी खबर यह है कि दक्षिण पश्चिम मानसून इस साल सामान्य से काफी पहले आगे बढ़ चुका है। सामान्य तारीख से लगभग एक सप्ताह पहले ही केरल में मानसून की दस्तक की खबर है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यदि मानसून की रफ्तार बनी रही तो पंजाब, हरियाणा सहित उत्तर भारत को जून के तीसरे सप्ताह में राहत मिलने की उम्मीद है। फिलहाल ये हालात है। भीषण गर्मी में बिजली खपत ने भी आसमान छू लिया है। पंजाब में बुधवार को बिजली की मांग 14,335 मेगावाट तक पहुंच गई, जो पिछले साल के इसी दिन के 14,026 मेगावाट से ज्यादा है। मात्र 5 दिनों में मांग में 30.5% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। गर्मी में एयर कंडीशनर, कूलर के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से बिजली की खपत में इजाफा हुआ। बता दें कि भीषण गर्मी में मौसम विभाग की सलाह है कि दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक धूप में बिल्कुल न निकले। खूब पानी और ORS का सेवन करें। हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहने। गर्मी से संबंधित बीमारियां जैसे हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन से सतर्क रहें। साफ है कि 47 डिग्री के इस टॉर्चर में बस कुछ दिन और जूझना है, क्योंकि राहत का सावन बहुत जल्द उत्तर भारत का कोसर अबूर करने आ रहा है। बस कुछ दिन का इंतजार है और फिर मानसून की फुहारें इस तपती धरती को शांत करेंगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज।